नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। हरैया थाने पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को जानकारी मिली थी कि गांजे की बड़ी खेप नेपाल से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी ली और ट्रक के नीचे तहखाना बनाकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 4 करोड़ के गांजा की खेप को पकड़ लिया है। पुलिस ने ट्रक चालक संजय कुमार शाह को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। हरैया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 करोड़ का गांजा जब्त किया गया है। नेपाल से एक खेप लाई जा रही थी। और बड़ी खबर आपको किशनगंज से बताते हैं, जहां बस स्टैंड के पास NH 27 पर प्लाई से लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस घटना में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की इसमें सूचना नहीं है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी है। पुलिस अब दोनों तरफ की ट्रैफिक को रोककर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। किशनगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां देखिए अचानक ट्रक में आग लग गई। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बीच सड़क पर जलती हुई ये ट्रक आपको दिख रही होगी। प्लाई लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। इस घटना में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है और दोनों तरफ की ट्रैफिक को फिलहाल रोका गया है। खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां रक्सौल कौड़ीहाट चौक पर एक स्कूली बस और बाइक सवार के बीच में मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घटना कौड़ीहाट चौक पर बने नहर पुल के पास हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल बाइक सवार को भीड़ से बचाकर अस्पताल ले गई है, जहां इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुल पार करते समय स्कूल बस बाइक में सट गई, जिससे बाइक सवार आग बबूला हो गया और इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि बाइक सवार ने अपना जूता निकालकर बस चालक की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के समय स्कूली छात्र भी बस में सवार थे। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। TRE 4 से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताते हैं। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 16 फरवरी को पटना में महा आंदोलन का ऐलान किया गया है। दरअसल BPSC के कैलेंडर को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। TRE 4 को शामिल नहीं किए जाने से नाराज हैं और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर आरोप भी लगाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, TRE 4 से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान किया है और 16 फरवरी की तारीख तय की गई है, जब पटना में महा आंदोलन किया जाना है। BPSC के कैलेंडर को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। TRE 4 को शामिल नहीं किए जाने से ये सभी नाराज हैं और शिक्षा मंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, TRE 4 से जुड़ी हुई। दरअसल नया कैलेंडर जो BPSC ने जारी किया है, उसमें TRE 4 को शामिल नहीं किया गया है और इसी बात से नाराजगी है। इसलिए छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। 16 फरवरी को पटना में महा आंदोलन किया जाना है, जिसमें सभी जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। बताया जा रहा है कि TRE 4 को BPSC के कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया और इस वजह से नाराजगी है। लंबे समय से ये सभी मांग कर रहे थे। इनकी मांग थी कि TRE 4 को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन जो नया कैलेंडर BPSC की तरफ से जारी किया गया है, उसमें TRE 4 को शामिल नहीं किया गया है और इसी बात से नाराजगी है छात्रों के बीच में। और छात्र नेता दिलीप ने आंदोलन का ऐलान किया है, प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, जिसमें 16 फरवरी की तारीख तय की गई है। 16 फरवरी को ये सभी छात्र पटना में आंदोलन कर सकते हैं, सड़क पर प्रदर्शन किया जा सकता है। तो कई मांगे इन लोगों की तरफ से की जा रही थी और आपको बता दें कि
गंभीर आरोप शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पर भी ये छात्र लगा रहे हैं और अपने मांग को लेकर के सड़क पर उतरने की तैयारी अब छात्र की हो चुकी है। छात्र नेता दिलीप ने इसका ऐलान भी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी में के कैलेंडर में टीआरई 4 को शामिल किया जाए। ये मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही थी, लेकिन बीपीएससी के कैलेंडर में टीआरई 4 को शामिल नहीं किया गया है। इस बात से काफी ज्यादा नाराजगी छात्रों के अंदर है और यही वजह है कि 16 फरवरी की तारीख तय की गई है जब प्रदर्शन किया जाएगा। बीपीएससी के एग्जाम कैलेंडर जारी होने के बाद शिक्षा विभाग की चुनौतियां बढ़ गई है, यानी एग्जाम कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं है, जिसके बाद छात्र नेता दिलीप ने अब महाआंदोलन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं और छात्र नेता दिलीप भी हैं। क्या लग रहा है, ये नौबत क्यों आ गई कि अब आंदोलन करना पड़ेगा? देखिए, नौबत इसलिए आई है कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा लगातार 8 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री जी ने कहा था टीआरई 4 के रिजल्ट कब आएगा, उसकी परीक्षा कब होगी, लेकिन अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आया है और टीआरई 4 से संबंधित बीपीएससी के वार्षिक कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं किया गया है। कैलेंडर में जब नहीं दिखा तो स्टूडेंट निराश हो गए हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि स्टूडेंट के हित में ना कोई डिसीजन ले। तो 2 साल से बस रोस्टर ही क्लियर हो रहा है। अब जब रोस्टर क्लियर हुआ है तो कैलेंडर में हम लोग का कोई नामो निशान नहीं है। क्या पास किया, सीटेट या स्टेट? मेरा सीटेट पास है। सीटेट है। हम लोग का गुनाह क्या है? बिहार में रह के बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ये गुनाह है क्या? डोमिसाइल लागू जब नहीं था तो पूरे यूपी पूरे इंडिया से आके नौकरी कर रहे थे। जब छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पूरे बिहार के बच्चे एकजुट होकर लाठी खाएं, डोमिसाइल लगा, 35% महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण, तो हम लोगों ने खुल के ऑन कैमरा नीतीश कुमार जी का तारीफ किया था। हम लोगों को गाली पड़ा था, क्यों नीतीश कुमार जी का तारीफ करते हो? लागू नहीं था उस वक्त, इतनी देरी नहीं हो रही थी। बिना रोस्टर का नोटिफिकेशन आ जा रहा था, टीआरई 3 का, टीआरई 2 आ जा रहा था, क्या था? लेकिन जब टीआरई 4 में जब बिहारी बच्चों को नौकरी देने का मौका आया तो आप 25,000 बोल रहे हैं, 28,000 बोल रहे हैं और रोस्टर आपका हर 10 दिन, शीघ्र 10 दिन आप क्लियर कर दीजिए, देंगे ही नहीं। जब उन्होंने मतलब पहले ही अनाउंस किया था कि 1,20,000 का, कभी 80,000 का, कभी 90,000 का, ठीक है, तो मतलब हमें क्या चाहिए था कि हमें चाहिए था कि मतलब वैकेंसी जल्दी आए और मतलब। क्या नाम हुआ आपका? ब्लॉक कुमार। आंदोलन करेंगे यदि 16 फरवरी से पहले नोटिफिकेशन नहीं देता है तो। आंदोलन आप लोग करेंगे? जी, दिलीप भैया के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अब मंत्री से कोई भरोसा फिर नहीं मिला दोबारा? ना, वो तो बार बार झूठे बोल रहे हैं। जो समय वो बोलते हैं वो तय सीमा के जो है भीतर वो नहीं करते हैं। तो अभी अगर फिर से वो आश्वासन। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी में बड़ी टूट होने का दावा किया है और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान इस बात का दावा उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि चलते बजट सत्र में आरजेडी बिखर जाएगा। दरअसल आरजेडी नेता रियाजुल हक जेडीयू का दामन थामे हैं और इसी को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि ये तो झांकी है, सच ये है कि अभी फिल्म आना बाकी है। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में आरजेडी राजनीतिक रूप से दिव्यांग हो जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के तारनहार हैं, आरजेडी के कई विधायक कतार में हैं। राजनीतिक कार्यकर्ता फूका हुआ कारतूस नहीं होता। तब तो मंगनीलाल मंडल जी भी फूका हुआ कारतूस थे, हमारी पार्टी से ही ज्वाइन किया। अरे सच यह है कि तेजस्वी यादव का राजनीतिक नेतृत्वहीनता, तेजस्वी यादव की कार्य क्षमता 2019, 20, 24, 25 में राजद के कार्यकर्ताओं ने देख लिया। तो अभी तो यह झांकी है। जनाब रियाजुल हक साहब का ज्वाइनिंग तो एक झांकी है। सच है कि अभी फिल्म आना बाकी है। विधानसभा के चलते सत्र में देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। राजनैतिक रूप से निष्प्राण कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल। तो वहीं नीरज कुमार के दावे पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी पलटवार किया है। शक्ति यादव ने कहा कि इस तरह के दावे को हम तवज्जो नहीं देते हैं। लोगों का हम नोटिस नहीं लेते हैं। और एक बात और जान लीजिए, बिहार को जिंदा लाश के हवाले कर दिया गया है। बिहार जिंदा लाश बन गया है बिहार। उसमें कई संस्थाओं का संरक्षण प्राप्त है जिंदा लाश बनाने में।
बिहार का बजट 9 मिनट में पढ़ करके जिस तरह का वित्त मंत्री उसी तरह का बजट 9 महीना में। उम्र के जिस पड़ाव पर वित्त मंत्री, उम्र के उसी पड़ाव पर बिहार का बजट। और आप कह रहे हैं अरे कौन जा रहा है कौन आ रहा है। अब कोई घाट पर जा रहा है तो उसको हम क्या करें, कौन जा रहा है कौन आ रहा है। जहां सिर्फ जल ही रहा है वहां कोई जा रहा है तो हमको क्या करने उसमें। और आरजेडी में बड़ी टूट को लेकर नीरज कुमार के दावे पर राजनीतिक बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। नीरज कुमार का बयान हकीकत का आईना है। आरजेडी आज पूरी तरह राजनीतिक दिशाहीन हो चुकी है। आज रियाजुल हक जेडीयू में गए हैं, कल और नाम सामने आएंगे। ये सिर्फ झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। जिन लोगों ने बिहार को जंगल राज दिया वो आज खुद राजनीतिक दिव्यांगता की ओर बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के विकास के तारनहार हैं। नीरज जी अपने पार्टी के गिरबान में झांकी। आपके पार्टी के कई विधायक आपके नेतृत्व से नाराज हैं। वो लोग बार बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी दबी जुबान से। और आपके लिए तो ऐसी स्थिति है कि नीट छात्रा हत्या मामले में एक बयान आपका नहीं आया और अनाप शनाप बयानबाजी करते फिर रहे हैं। बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां सुरसंड थाना क्षेत्र के मियां टोली में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के दुकानदार से नसीब राइन ने मांस मंगवाया था, लेकिन गलत मांस दिए जाने पर इसका विरोध किया। धीरे धीरे मामला गाली गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद मांस दुकानदार ने अपने सहयोगियों के साथ नसीब राइन के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इन्वेस्टिंग फॉर अ न्यू एरा कार्यक्रम जो है वो आपको लाइव हम दिखाते हैं, जहां जियो ब्लैक रॉक का कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी शामिल हैं। ब्लैक रॉक के चेयरमैन लैरी फिंक भी इसमें शामिल हैं। Over the next 20-25 years. But if you use that as a foundational paradigm that we all want to think about, the era of India, forget about the era of investing for a second, but the era of India, the key for us, the key for Jio BlackRock is to compel more people to understand what does that mean, the era of India, and how do you participate in it? What we've learned in the United States, for that segment of the population that had invested with the growth of America, they're far better off than those who just kept all their money in a bank account. And so the key is, if you believe in the era of India, forget about the era of India investment, the era of India, which I believe in, we need to get more people investing alongside the growth of the country. And that's the role of the capital markets. That's the role of what we can be doing together. And to me, whether it's, you want to focus on AI, you want to focus on how we live, how we grow, how we educate ourselves, to me, those are subsets of the era of India and the opportunity to be an investor alongside the growth of India. And to me, that's a compelling story. It's not about, about tariffs or President Trump or anything else that's top of mind. We need to be compelling people to think about the horizon of investing over a long period of time, to grow with the great companies of India, to be a part of that and to participate in that. And I'm absolutely convinced, if you believe in that, in the era of India, we need to compel hundreds of millions of Indians to invest alongside the growth of India. And that will actually transform India in so many ways, because as more and more families invest alongside the growth of India, India has less needs for the importation of capital. And I do believe the combination of importation of capital from foreign investors who believe in the era of India, but the fundamental foundation of any country is having the domestic economy being built on the back of retirement savings, on the back of excess savings, to invest alongside of that.
Well, thank you very much for those opening remarks. And, the era of India, says Larry Frink, that is certainly going to be one of the headlines that goes out this evening. But if I could ask you to explain to us what excites you the most about India. You referenced the tariffs and, we've had a deal with the US overnight. President Trump and Prime Minister Modi have signed off on that reciprocal tariff agreement. So the overhang has lifted at least on one aspect of that relationship. How crucial a development is that, and what excites you the most about India today? Well, let's be clear, over 20 years it had no bearing. Maybe over the next 6 months or a year it had some significant bearing, but over time, the foundational issues of India, how it's able to leapfrog. I mean, you watch what has, over the last, I would say, since the era of the smartphone. And I think that's a pivotal point. 2012 was, think about your... बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं आपको। छपरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सरिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी सत्येंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी नीलेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। सरिता की हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंकने का आरोप है सत्येंद्र पर। आपको बता दें कि हरिहरनाथ थाना क्षेत्र में ये मामला सामने आया था और न्यूज 18 ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था। और अब देखिए बड़ी खबर मिल रही है कि आरोपी सत्येंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां सरिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र कुमार है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छपरा में सोनपुर के हरिहरनाथ में 15 जनवरी को एक मामला सामने आया था, जिसने पूरे बिहार के विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। सरिता नाम की एक महिला की हत्या कर उसके लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक गाड़ी से उसके दरवाजे के बाहर फेंक दिया गया। इस मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। घटना के कई दिन बीत चुके थे, लेकिन सत्येंद्र की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब जाकर के पुलिस ने सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो इस मामले का मुख्य आरोपी है और सरिता का पति है। सत्येंद्र के बारे में बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही वो फरार था। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल तक उसकी छापेमारी हुई थी। काफ़ी दबिश बनाया गया था, जिसे लेकर के वो पटना में आया था। पटना में जब पुलिस के एसआईटी को सूचना मिली तो पटना एक टीम गई, वहां पर जाकर के उसे सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल उसे सोनपुर ला करके उससे पूछताछ की जा रही है। मैं बता दूं, पुलिस सत्येंद्र से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा यह हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यह है कि इस मामले में मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र था, उसे पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। तो मुख्य आरोपी पति सत्येंद्र की गिरफ्तारी के बाद सरिता के पिता और दादा ने कहा कि सत्येंद्र की गिरफ्तारी से उन्हें राहत मिली है और न्याय की उम्मीद भी जगी है। सारण पुलिस को धन्यवाद देते हुए सरिता के परिजनों ने सत्येंद्र को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो बिहार के देखिए जिस तरीके से अभी ये खबर सामने आई है, उसके बाद से अब परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद है। सारण पुलिस को उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सत्येंद्र को सजा दी जाए। हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है, जब एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पटना से उसकी गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी लगातार दबाव बना रही थी, जिसके बाद एसआईटी को सफलता मिली और आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार सरिता के परिजन भी कर रहे थे। अभी मैं सरिता के घर पे मौजूद हूं और हमारे साथ जो उनके दादा हैं और उनके पिताजी हैं, वो दोनों लोग हैं। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो गई है, कितने खुश हैं आप? खुश तो है, ये हैं आप लोग, जो हो गया तो हो गया, आप लोग लौट के थोड़े आ सकती है हमारी पति। तकलीफ है, तकलीफें है, फिर भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ, अच्छा, लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अब न्याय मिल सकता है, उम्मीद है जी। हाँ, सत्येंद्र की गिरफ्तारी हो गई है। हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची के साथ अब न्याय मिलेगा जी। क्या कुछ मतलब आप लोग को पता है कि क्यों ऐसा हुआ, कभी कुछ जानकारी मिली आप लोग? वही सर, हम आपको तो बोलवे किए थे कि टॉर्चर कर रहा था और टॉर्चर करते करते कुछ पैसा वैसा के अधिक डिमांड किया। अब डिमांड किया और करते करते एक बार मारा भी था, सो आपको हम रिपोर्ट बतावे किए थे। मारपीट वाला फोटो भी आपको। और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं जियो ब्लैक रॉक कार्यक्रम में, जहां पर मुकेश अंबानी कुछ कह रहे हैं। We had two successive periods. We had 10 years of Manmohan Singh, where we focused on growth. And then we were very lucky to have now consistently
15 years of very stable leadership. So stable economic leadership defines a country. And I think that we have to be thankful to Prime Minister Modi for giving us this stability now for like going in, by 2029 it will be 15 years. Yeah. I also think that we've got what is different about this is we've got a very clear goal. A goal in terms of saying we have to be developed, Viksit Bharat by 2047, which every Indian aspires to and has started believing in. Second, we've executed at scale, right? While as Indians, we like to criticize ourselves, and we are not, and it's a good thing in a democratic mindset, but if you see, we've built more roads in the last 15 years than any other, like multiple times than any other country, including the United States at its peak. We've built like power capacities. We are now the leading renewable power producer in the world. We've built in our own industry digital capacities, 5G, that is better than most people in the world and cheaper than most people in the world in terms of what. And now every Indian village has got 5G. So, and I can go on, like we've built the same thing in terms of infrastructure, the roads that you see in Mumbai. For a long time we said that we will connect Mumbai to the mainland, and we now have the bridge that is running. So we've executed. We've also had policy which is sustainable. So even when you see between governments, right, we all thought that Aadhaar was the earlier government's piece. I think this government was wise enough to saying we've had continuity in policy at all times. In terms of that, we've had stability, we've had predictability. We've also been conservative. So as Indian successive finance ministers, we've always maintained our debt in order. Relative to global debt, we are still 50% of GDP as debt. So we are not, like the world norm is now 100%. So we've had, and I think that we've also in the private sector, and what excites me the most is the startup industry. When I interact with startups and we see young 28, 30-year-olds starting up companies, and I can clearly see, right, 100 new Reliances in terms of where, and the aspiration, the confidence that they have. And finally, it is the confidence that you see. Fortunately, we now operate across the length and breadth of India. So it's not only the confidence in forums like this, but when you see the confidence in young people going to school and colleges, wanting, and in parents today believing that their tomorrow is better than today, right? And that is a big, big change in India, that all of us, this is our baby boomer generation. This is the Indian generation that believes that they'll make a better tomorrow than today. And that's the confidence that we see as a result of all of this. And I don't want to rule out, like when everybody, we've also had, right, at least I think a sustained 15, 20 years of great law and order, right? And that is a prerequisite to continuous economic growth, social harmony. All of these things matter in terms of that. And hopefully, like we are now setting the foundation for many, many decades. The world sees that. And that is why, you know, even like after the budget, we had the European Treaty, we had, fortunately, the US. So the world is looking at us. We have, like, and we at Reliance get at least every month 3 or 4 global majors. We cannot say yes to everybody for partnerships in terms of saying we want to come to India and can we work together. So the world is taking notice of India. It's a tree laden with abundant fruit, and you know, I have always believed that for profit and for prosperity nobody needs an invitation, and that is why. और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।